नमस्कार। आज के दस्तावेज के इस अंक में हम सुनेंगे वरिष्ठ कवि राजेश जोशी को। राजेश जोशी हिंदी कविता के अति महत्वपूर्ण कवि हैं और खूबसूरत हस्ताक्षर हैं। राजेश जोशी की अब तक 30 किताबें लगभग छप चुकी हैं, जिनमें हिंदी कविता की किताबें, बच्चों के लिए किताबें, नुक्कड़ नाटक पर किताबें, कुछ किताबें संपादित भी हैं। राजेश जोशी को ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं। 2002 में उनकी पुस्तक दो पंक्तियों के बीच पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। इसके अलावा पहल समान, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, निराला स्मृति पुरस्कार, जनकवि नागार्जुन स्मृति पुरस्कार। राजेश जोशी जितनी खूबसूरत कविताएं लिखते हैं उतने ही खूबसूरत तरीके से कविताएं पढ़ते भी हैं। राजेश जोशी की कविताओं में वर्तमान काल, भूतकाल में घटित घटनाओं, दुर्घटनाओं की तस्वीर साफ नजर आती है। राजेश जोशी कविताओं में अपने पाठकों से सीधी और सधी हुई भाषा में संवाद करते हैं। राजेश जोशी का जिक्र किए बिना हिंदी कविता का जिक्र अधूरा है। तो आइए सुनते हैं वरिष्ठ कवि राजेश जोशी। कुछ कविताएं सुनाता हूँ। पहली कविता है गांधी की घड़ी। गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है, गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है। हम एक ऐसे समय के नागरिक हैं जिसमें न स्मृतियाँ बची हैं न स्वप्न। मुट्ठी भर नमक से समुद्र में उठे ज्वार की लहरें वापस लौट चुकी हैं। रेत पर सिर्फ मरी हुई मछलियाँ, घोंगे और केंकड़े पड़े हैं और हवा दुर्गंध से भर गई। तुम्हारी ऐनक के कांच धुंधले हो गए हैं, उनके आर पार दिखना बंद हो चुका है। लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है। लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है। एक विदूषक किसी तानाशाह की मिमिक्री कर रहा है। एक विदूषक किसी तानाशाह की मिमिक्री कर रहा है। हमारी भाषा के पहले अक्षर को हिंसा के आगे रखकर तुमने रच दिया था जिसका विलोम। हमारी भाषा के पहले अक्षर को हिंसा के आगे रखकर तुमने रच दिया था जिसका विलोम। प्रायोजित भीड़ ने लतिया कर फेंक दिया है उसे घूड़े के ढेर पर। दूसरी कविता सुना रहा हूँ, एक अलग पृथ्वी। मेरा कोई घर नहीं, पहले भी कभी था ही नहीं। अब तो मेरा कोई मुल्क भी नहीं रहा, अब तो मेरा कोई मुल्क भी नहीं रहा। ऐसा ही मुझे बताया गया। तो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ टिकाऊँ अपने पाँव। मैं कोई परिंदा भी नहीं, मेरे पास पंख भी नहीं कि मौसमों के साथ बदलता रहूँ अपना मुल्क। पृथ्वी तो पहले ही बांट ली गई, खींच दी गई उस पर अलग अलग मुल्क की रेखाएं। पृथ्वी तो पहले ही बांट ली गई, खींच दी गई उस पर अलग अलग मुल्क की रेखाएं। धरती का ऐसा कोई हिस्सा नहीं कि जहां बेवतन लोग अपना डेरा डाल सकें। कहाँ किस मुल्क से आए थे मेरे बाप दादे, मुझे नहीं मालूम। कहाँ किस मुल्क से आए थे मेरे बाप दादे, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन थे मेरे माँ बाप। मुझे तो किसी कचरे के डब्बे से उठाया गया। न मुझे मेरी जात पता है, न मेरा धर्म। एक धर्म अपना हाथ बढ़ाता है मेरी तरफ तो दूसरा काट देने को दौड़ता है। इसी चक्कर में अभी तक मेरा कोई नाम भी तय नहीं हो सका। इसी चक्कर में अभी तक मेरा कोई नाम भी तय नहीं हो सका। किसी भी मुल्क के नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज नहीं। किसी भी मुल्क के नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज नहीं। इतनी बड़ी धरती पर मैं कहीं का नागरिक नहीं। ओ सूर्य,
ओ सूर्य कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि एक और पृथ्वी बनाओ। ओ सूर्य कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि एक और पृथ्वी बनाओ जिसे मुल्कों में तकसीम न किया जा सके, जो हर बेवतन का वतन हो, जहाँ हर गणतंत्र से निष्कासित कवि के लिए अपना एक घर हो। एक कविता है तान मोशा का सपना। ये एक काल्पनिक नाम है तान मोशा। तान मोशा ने रात एक सपना देखा कि वो एक विशाल स्टेडियम के बीचों बीच खड़ा है और उसके आते ही लोगों से खचाखच भरा स्टेडियम उसके जयकारों से गूंजने लगा। पहले तो उसे लगा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ ही देर में शोर से उसके कान दुखने लगे, उसके सिर की नसें तड़कने लगी। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही चारों ओर से उस पर फूल बरसने लगे तो फूल बरसते रहे, लगातार बरसते रहे। वह फूलों के बीच दबने लगा। उसने लोगों को रोकना चाहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फूलों का बरसना मुसलसल जारी रहा और एक पल ऐसा आया कि वह सिर से पांव तक फूलों में दब गया। जयकारों के शोर और फूलों के बीच दबकर होने वाली मृत्यु की इतिहास में ये पहली घटना थी। फिर उसने देखा कि वह जहाँ खड़ा था लोगों ने वहीं उसका पुतला लगा दिया, लेकिन अचानक दृश्य बदल गया। वही लोग जो उस पर फूल बरसा रहे थे उसके पुतले पर जूते, चप्पल और पत्थर फेंकने लगे। उन्होंने उसके पुतले का सिर धड़ से अलग कर दिया और उससे फुटबॉल खेलने लगे। वे हड़बड़ा कर घबरा कर उठ बैठा। अपने को ही चिकुटी काट कर वे सपने से बाहर आया। उसने तत्काल अपने प्रचार मंत्री को बुलाया और हुक्म दिया कि सपने में दिखे स्टेडियम का नाम बदलकर तत्काल उसके नाम पर कर दिया जाए। फिर उसने नए कपड़े बदले और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। और एक अंतिम कविता सुनाता हूँ, रोशनी। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। कभी कभी अचानक जब घर की बत्ती गुल हो जाती थी तो किसी ना किसी पड़ोसी के घर जलाई गई मोमबत्ती की कमज़ोर सी रोशनी हमारे घर तक चली आती थी। कभी कभी सड़क की रोशनियाँ खिड़की से झांक कर घर को रोशन कर देती, और कुछ नहीं तो कहीं भीतर बची हुई कोई धुंधली सी मगर जिद्दी रोशनी कम से कम इतना तो कर ही देती थी कि दिया सलाई और मोमबत्तियाँ ढूंढकर जला ली जाएं। कोई कहता है कि इतना अंधेरा तो तब भी नहीं था जब अग्नि काठ में या पत्थर के गर्भ में छिपी थी। तब इतना धुंधला नहीं था आकाश, नक्षत्रों की रोशनी धरती तक ज़्यादा आती थी। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। लगता है ये सिर्फ हमारे गोलार्ध पर उतरी रात नहीं, पूरी पृथ्वी पर धीरे धीरे फैलता जा रहा अंधकार है। अंधेरे में सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं और उनकी पीठ पर बैठी देवी फिसल कर गिर गई है गर्त में। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था कि मुंह खोल कर अंधेरे को कोई अंधेरा न कह सके, कि हाथ को हाथ ना सूझे, कि आँख के सामने घटे अपराध की भी कोई गवाही न दे सके। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था।